हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी संदीप भारद्वाज और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो जो कि बेस्ड है ओम्स लॉ पर। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओम्स लॉ 1827 में जर्मनी के एक साइंटिस्ट जिनका नाम जॉर्ज सिमोन ओम था, उन्होंने आई करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वी के बीच में एक रिलेशन बताया। उन्होंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो कि एक मेटालिक वायर के दोनों एंड पर अप्लाई किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर से चलने वाले करंट के, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए। इसी को ओम्स लॉ कहा गया। V so by George Simon Ohm, V is directly proportional to I और V by I is equal to constant that is written by R and we can say V is equal to IR। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि V is equal to IR जो है हमारा वो ही एक ओम्स लॉ है। लेकिन V by I हमने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब हम I को अपनी साइड में लेकर आते हैं, दूसरी साइड में, तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो वो कांस्टेंट हमने R लिखा हुआ है जो कि R कांस्टेंट है, वो एक रेजिस्टेंस के लिए है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। रेजिस्टेंस और कुछ नहीं बल्कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो कि चार्जेस को फ्लो करने से रेजिस्ट करती है, प्रतिरोध करती है, उनमें अवरोध उत्पन्न करती है। और इसकी एसआई यूनिट ओम है जिसको ग्रीक लेटर ओम से रिप्रेजेंट किया गया। If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. That is 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere। दोस्तों, यहाँ पर 1 ohm की डेफिनेशन को बताया गया है। अगर हमारे पास एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो जाता है तो ऐसे में हम बोलते हैं कि उस मटेरियल का हमारे पास रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो 1 ओम रेजिस्टेंस को 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर लिखा गया है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन दैट द करंट थ्रू ए रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि I इज इक्वल टू V बाई आर के अंदर जो आर है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट I के। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे आप R को बढ़ाओगे, मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, तो करंट घट जाएगा। दोस्तों, रीज़न सेम है, रीज़न एक ही है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पे रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है वहाँ पर को एक क्वांटिटी को बढ़ने की वजह से दूसरा इफेक्ट जो है वो उसके अपोजिट दिखाई देता है। आर को बढ़ाओगे तो आई आपको डिक्रीज होता मिलेगा और अगर आप आर को घटाओगे तो आई जो है आपको वो इंक्रीज होता मिलेगा। सो ये एक रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। आप अब ये देखिए कि ये ओम्स ट्रायंगल है जहाँ पर V, I और R लिखा हुआ है। V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है और वोल्ट्स में मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। I जो कि करंट है और उसको एम्पियर में मेजर किया जाता है। R जो कि रेजिस्टेंस है और उसको ओम्स में मेजर किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर देखिए कि V बाई R एक जगह पर हाथ रखा गया जहाँ पर I है। तो I के ऊपर अगर आप हाथ रखते हो तो V और R की क्वांटिटी आपको साफ साफ दिखाई देती है, जो कि आपको V बाई R की फॉर्म में दिखाई दे रही है। अगर आप V को छिपाते हो तो आपको सिर्फ I और R मिलेगा और ऐसे में आपका I और R के बीच में रिलेशन प्रोडक्ट का होगा, मल्टीप्लाई का होगा। तो आप इसमें से ट्रायंगल के अंदर से आप कोई भी एक क्वांटिटी को निकाल सकते हो। अब आप देखिए कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है। ओम्स लॉ का ग्राफ बिल्कुल माना गया है कि ओम्स लॉ का ग्राफ आप आंख बंद करके ये बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट होता है। मतलब कि हम अगर वोल्टेज और करंट I के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टेंस जो है हमारे को वो
हमारे को एक जैसा कांस्टेंट दिखाई देगा, जिसकी वजह से ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट बनेगा। दोस्तों ये वो मटेरियल्स हैं, हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस के अंदर, जहां पर ओम्स लॉ फॉलो हो जाता है। अगर ओम्स लॉ अप्लाई हो जाता है तो वहां पर ग्राफ आपको स्ट्रेट ही मिलेगा। अगर ओम्स लॉ बनता ही नहीं, अप्लाई ही नहीं होता, तो आप इस ग्राफ को भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो टेबल दी गई है इसके अंदर, उसमें करंट जो है और वोल्टेज लिखा हुआ है, और वोल्टेज के अंदर जैसे 2 वोल्ट लिखा हुआ है और करंट 1 एम्पियर लिखा हुआ है। आपने जब बैटरी सर्किट के अंदर 2 वोल्ट की लगाई तो आपको करंट 1 एम्पियर का मिला, और आपने जब 4 वोल्ट की लगाई तो 2 एम्पियर का करंट मिला, 6 वोल्ट की लगाई तो 3 एम्पियर का करंट मिला, 8 वोल्ट की लगाई तो 4 एम्पियर का करंट मिला, और 10 वोल्ट की बैटरी लगाने पर आपको 5 एम्पियर का करंट मिला। जैसे कि हम जानते हैं कि R इक्वल टू वी बाई आई होता है, तो 2/1 करके 2 ओम, 4/2 करके 2 ओम, हर केस में हमारे को रेजिस्टेंस 2 ओम ही मिलता है। तो इस तरीके से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर एक तरीके से ये माना जाता है कि कांस्टेंट हो जाता है सर्किट के लिए। एक सर्किट के लिए रेजिस्टेंस सेम रहता है। लेकिन अब हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये लॉ फेल हो जाता है जहाँ पर फिजिकल कंडीशंस एक जैसी नहीं रहती। फिजिकल कंडीशंस बोले तो कि टेम्परेचर, प्रेशर या मैकेनिकल स्ट्रेन वो बदल जाता है, तो वहाँ पर ओम्स लॉ भी फॉलो नहीं होता। अगर आप टेम्परेचर को बदलते हो तो आपका रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, और ऐसे ही अगर आप प्रेशर या मैकेनिकल स्ट्रेन को चेंज करते हो तब भी आपका ओम्स लॉ वैसा का वैसा अप्लाई नहीं होगा और वो वोलेट हो जाएगा। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द मेटालिक मटेरियल्स और कंडक्टर्स ओनली। ये ओम्स लॉ सिर्फ मेटालिक मेटल्स, मटेरियल्स और कंडक्टर्स में अप्लाई होता है। कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, जैसे कि डायोड, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे, और सेमीकंडक्टर्स, जो कि हम 11th में पढ़ेंगे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन जैसे कई ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जहां पर ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं किया जाता, और ऐसे मटेरियल्स को नॉन ओमिक मटेरियल कहा जाता है। अब दोस्तों हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि ओम्स लॉ पर बेस्ड है। पहले न्यूमेरिकल में करंट के बारे में पूछा गया है और V और R की वैल्यू को दिया गया है। फाइंड द करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम्स एंड वोल्टेज सप्लाई ऑफ 5 वोल्ट्स। तो दोस्तों बस याद रखने वाली बात यह है कि आपको V वोल्ट के अंदर लेना है, R को ओम के अंदर लेना है, और दोनों चीज़ें हमारे को वोल्ट और ओम में दी गई है। तो हम सिंपली ओम्स लॉ को अप्लाई करके I इज इक्वल टू वी बाई आर वाला रिलेशन देखेंगे और वहाँ से 5/50 करेंगे तो 0.1 एम्पियर होगा, और 0.1 एम्पियर को हम 100 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। 1 एम्पियर में दोस्तों 1000 मिली एम्पियर होते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में हम रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, जहां पर वोल्टेज सप्लाई 10 वोल्ट की दी गई है और करंट 5 मिली एम्पियर का दिया गया है। दोस्तों इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर आपको वोल्ट दी गई है, करंट दिया गया है, लेकिन करंट को मिली एम्पियर में दिया गया है। आपको उसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आना पड़ेगा। स्टैंडर्ड यूनिट करंट की एम्पियर होती है, तो आपको करंट जो 5 मिली एम्पियर था उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे आप, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और 0.05005 आपका एम्पियर करंट हो जाएगा। R इज इक्वल टू वी बाई आई, और आप यहाँ पर 10 वोल्ट को 0.005 मिली एम्पियर से डिवाइड करके आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 2000 ओम, और 2000 ओम को हम 2 किलो ओम में भी लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि 1 मिली एम्पियर जो है मतलब 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा 1 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं मिली एम्पियर के केस को सोल्व करके। तो एग्जाम्पल 3 में आप देखिए कि फाइंड द करंट ऑफ एन एसी सर्किट दैट हैज़ वोल्टेज सप्लाई ऑफ 110 वोल्ट एट 70 डिग्री सेल्सियस एंड लोड ऑफ 0.5 किलो ओम 20 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों यहाँ पर वोल्ट दी गई है और लोड का मतलब रेजिस्टेंस से है, और आपको 2 टेम्परेचर दिए गए हैं, V दिया गया है, R दिया गया है, I के बारे में पूछा गया है। तो I की वैल्यू को आप V बाई
आर करके सोल्व कर सकते हो। 110/500 ओम से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0.22 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सरप्राइज वाली बात ये है कि आपको जो टेम्परेचर दिया गया है 70 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, इसको भी आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी आपका आंसर होगा 0.22 एम्पियर जो आपका करंट आएगा और वो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आएगा। सो दोस्तों, थैंक यू सो फॉर